तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे अपना सपना मनी मनी कुछ मनी के बारे में पढ़ रहे थे ना। तो हमने स्टार्ट किया था कि भाई एक जमाना ऐसा था जहां पे हमारे एक सो कॉल्ड एक क्या बहुत ढेर सारे नेशनल लीडर्स हुआ करते थे इंडिपेंडेंस के टाइम पे। और किसी ने ये भी बोला था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें खून के बदले पैसे दे दूंगा, उसके आजादी दूंगा। हु सेड दिस? सुभाष चंद्र बोस जी ने ऐसा बोला था। तो ये भी एक तरह का बार्टर सिस्टम ही हो गया लगभग। ये भी एक तरह का बार्टर सिस्टम ही हो गया। यस और नो? तो अल्टीमेटली बार्टर सिस्टम का मतलब सबको समझ में आ गया। बट चिल्ड्रन, बार्टर सिस्टम हैड सर्टेन प्रॉब्लम्स। इस वजह से इस सिस्टम को खत्म करना पड़ा। और क्या प्रॉब्लम्स थी ये भी मैंने आपको बताई थी, आपने नोट्स में लिखा भी था। और इन प्रॉब्लम्स की वजह से ही वी हैड टू इन्वेंट मनी। सो सबसे पहले एक मनी की छोटी सी डेफिनेशन तो आपने लिखी हुई है, एक और डेफिनेशन लिख लीजिए जो मैं बोल रहा हूं। इट इज मनी इज व्हाट मनी डज। बड़ी बेकार डेफिनेशन है बट लिख लीजिए, मनी इज व्हाट मनी डज। बट प्रॉपर डेफिनेशन वाज दैट वन जो हमने लास्ट क्लास में लिखवाई थी। एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल as a medium of exchange and at the same time acts as a measure and store of value. Basically money के functions भी इसके अंदर चले आए हैं। Got it? एक definition आज और लिख लीजिए, money is what money does। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास 10 ग्राम गोल्ड है और पूरी दुनिया जहान में ये गोल्ड आप कहीं पे भी इस्तेमाल करके कोई भी अपने मतलब की चीज खरीद सकते हैं पूरी दुनिया में, तो ये भी एक तरह का मनी हो गया। बट आप इसे करेंसी नहीं बोल सकते। करेंसी तब बनेगा जब इसको हमारे करेंसी एक्ट ने, कानून ने अप्रूवल दिया होगा। अभी रिसेंटली मैं एक वीडियो देख रहा था, एक वो सिंगर नहीं थे जो भौक भौक के गाना गाते हैं, मीका, वो कतर गए हुए थे। तो दोहा एयरपोर्ट पे उन्होंने वॉनेटन या लुई वॉनेटन, पता नहीं कोई शोरूम था, महंगा ब्रांड था, मेरे को समझ में नहीं आया। तो उन्होंने वहां पे कोई शॉपिंग की और बदले में पिंक कलर के 2000 वाले नोट दे दिए और बोला कि भाई ये ऑल क्रेडिट गोज टू द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। एक जमाना था जब हिंदुस्तान के बाहर आपको कुछ भी बाइंग वगैरह करनी होती थी तो आपको कौन सी करेंसी चाहिए होती थी? कौन सी करेंसी चाहिए होती थी? डॉलर। बट आज आपको कौन सी करेंसी चाहिए? इंडियन रूपी में भी काम हो जाता है। हर कंट्री में भी नहीं हो रहा बट धीरे धीरे होने लग जाएगा। सो दिस वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट। तो अब हम अपने इंडियन रूपी को भी हो सकता है 5 साल बाद फ्रीली यूज करें अक्रॉस द बॉर्डर, जैसे आप कंट्री के अंदर यूज करते हो। समझ में आ गई बात? तो इस ग्राउंड पे चिल्ड्रन, मनी के जो टाइप्स होते हैं या करेंसी के जो टाइप्स होते हैं, दे आर ऑफ 2 टाइप्स। वन इज कॉल्ड एज हार्ड करेंसी एंड अदर इज कॉल्ड एज सॉफ्ट करेंसी। हाँ सर, समझ गए? वो जो सिक्का होता है ना वो हार्ड करेंसी होता है। एक बार हमने छोटे भाई खींच के मारा तो उसकी गर्दन फट गई थी। और सर वो जो नोट होता है ना वो सॉफ्ट करेंसी होता है। ऐसा नहीं होता है। हार्ड एंड सॉफ्ट करेंसी में डिफरेंस है। सॉफ्ट मतलब जो फ्लेक्सिबल हो, जो हर जगह चल जाए। तो वर्ल्ड वाइड 5 करेंसीज को इकोनॉमिस्ट सॉफ्ट करेंसी बोलते हैं। उसमें डॉलर आता है, उसके बाद पाउंड स्टर्लिंग आता है, उसके बाद अपना जापान का क्या चलता है, येन, वो आता है। उसके बाद 2 करेंसीज और है, नॉट गेटिंग इट इन माय ब्रेन जस्ट नाउ, ये सॉफ्ट करेंसीज हैं। तो अगर, हाँ, यूरो आता है, वेरी गुड, एक यूरो आता है, एक और है। तो अगर यस, नहीं दिरहम नहीं है उसमें, 5 है, 5 में आई एम नॉट गेटिंग द नेम, व्हाट इट क्लियर, दिरहम नहीं है। तो अगर कोई यूएसए से इंडिया डॉलर लेके आए और शॉपकीपर को 80 रुपए या 85 रुपए या 88 रुपीज या 90 रुपीज जो भी डॉलर प्राइस होगा, सामान खरीदे और डॉलर दे दे, शॉपकीपर कैन टेक इट, वो अपने बैंक में जाके डिपॉजिट कर सकता है। बट इसके लिए शॉपकीपर के पास एक स्पेशल लाइसेंस होना चाहिए अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। पहले ये फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था, बाद में चेंज होके फेमा कानून हो गया, फेरा फेमा ऐसा बोला जाता है इसको। तो इफ यू आर अ शॉपकीपर और आपका फेमा के तहत लाइसेंस रजिस्टर्ड है तो आप इंटरनेशनल करेंसी भी एक्सेप्ट कर सकते हो। तो मेट्रो सिटीज में या बड़े शहरों में ऐसे बिजनेसमैन होते हैं, छोटे मोटे शहरों में तो 2-4 साल में कोई एक फॉरेनर आता है। तो वैसे ही अब हमारी करेंसी भी अलग अलग कंट्रीज में ट्रेड होने लग गई है। लॉजिक समझ में आ गया? तो आज 2-4 कंट्रीज के साथ ट्रेड हुआ है, गल्फ में भी दोस्ती यारी बढ़ी है तो स्टार्ट हुआ है, हर जगह भी ऐसा नहीं है। बट हो सकता है जब तक आप सो कॉल्ड फ्रीक्वेंटली एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्टिविटीज करें तो बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आप अपनी देश का रुपया लेके जाएं और हर जगह वो चल जाए। नेपाल पूरी दुनिया में एक ऐसी कंट्री है
जहां पे हर कंट्री की करेंसी चलती है, एक्सचेंज कराने की जरूरत भी नहीं है। तो आप इंडिया से नेपाल अगर गए और आपको कोल्ड कॉफी पीनी है, तो आपने उससे पूछा भाई क्या प्राइस है, वो देख के समझ जाएगा कि आप अगर इंडियन है तो आपसे कहेगा भाई NC 100 रुपीज, IC 160। नेपाली करेंसी दोगे तो 100 रुपए और इंडियन करेंसी को दोगे तो 160, तो इंडियन करेंसी वहां से पे 60 रुपए बढ़ जाती है। एंड इफ यू से दैट आई बिलोंग टू जर्मनी, तो जर्मनी में जो करेंसी हो फ्रैंक, लीरा पीरा क्या चलता है, वो उसका भी रेट आपको बता देंगे। इसीलिए नेपाल में चिल्ड्रन करेंसी का फ्लक्चुएशन नहीं होता है। तो 1980s में डॉलर 8-10 रुपए का था, बट आज 88 रुपीज का है। बट 1980 में नेपाल और इंडियन रूपी का जो रेशियो था दैट वाज 100:160, उनका 100 रुपए, हमारा 160, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, हमारा 100 रुपए उनका 160, हमारा 100 रुपए उनका 160। तो जो 20 रुपीज का लेस का चिप्स का पैकेट यहाँ पे मिलता है, जब आप नेपाल में उसको खरीदेंगे तो उस पर MRP 32 रुपीज लिखी होगी, 60% बढ़ जाता है। हमारे यहाँ अगर 40 लाख रुपीज की कोई कार है चिल्ड्रन, तो वहां पे कार कितने की होगी पता है आपको, 64 लाख की। तो 4 लाख रुपए की इंडिया में जो गाड़ी होती है वहां पे लगभग 6.5 लाख रुपए में आपको मिलती है। तो हमारी करेंसी वहां 60% प्लस हो जाती है। तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत अच्छा है, चीजें वहां सस्ती होंगी, ऐसा नहीं है, चीजों के प्राइसेस भी उस हिसाब से बढ़ जाते हैं। तो इंडिया में अगर पेट्रोल 100 रुपीज का है, इन नेपाल यू आर गोइंग टू गेट इट एट 116 इंडियन करेंसी, 116 इंडियन करेंसी। समझ में आ गया? पक्का कंफर्म? तो करेंसी रेट का फ्लक्चुएशन इसलिए नहीं होता क्योंकि वहां पे हर तरह की करेंसी एक्सेप्ट की जाती है, और करेंसी जब बच्चों हर तरह की एक्सेप्ट होगी तो कोई भी डिमांड और सप्लाई का प्रॉब्लम नहीं आएगा। और जब डिमांड और सप्लाई का प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्या प्राइस में उथल पुथल होगा? नो। समझ में आ गई बात? पक्का? ये जब मैं आपको इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ाऊंगा तब इन बातों के ऊपर बहुत इन डेप्थ विचार करेंगे। तो अभी तो मनी की बात सिर्फ हम लोग कर रहे हैं। तो सॉफ्ट करेंसी उसे बोलते हैं जो हर जगह चल जाए। हार्ड करेंसी वो होती है जो सिर्फ आपके अपने देश के अंदर चलेगी या कुछ नेबरिंग कंट्रीज में चल जाएगी। तो नेपाल के साथ हमारे अच्छे रिलेशन है, हर कंट्री का नेपाल के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, इसलिए वो लोग सबकी करेंसी लेते हैं, नाटक नहीं करते। बट अभी आप बांग्लादेश चले जाइए, अभी आप श्रीलंका चले जाइए, आप पाकिस्तान चले जाइए, अफगानिस्तान चले जाइए, US चले जाइए, शॉपकीपर से कहिए मेरे को एक कोल्ड ड्रिंक दे दो 200 ml की, ओनली एंड ओनली दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट देयर होम करेंसी। तो US जाएंगे, वो डॉलर के अलावा आपसे कुछ एक्सेप्ट नहीं करेगा। बट नेपाल सब ले लेता है, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि बहुत गरीब देश है। टूरिज्म इज द ओनली इंडस्ट्री दे हैव। नाटक मचाना स्टार्ट किया तो जो टूरिस्ट आता है वो भी आना बंद कर देगा। समझ में आया? तो पापा मम्मी से बात पूछिएगा, आपको बताएंगे। 80s में डॉलर 8 रुपीज का था, आज 88 का है। 80s में नेपाल की करेंसी इंडिया करेंसी में 60 का डिफरेंस था, आज भी वही चल रहा है। क्यों? फ्लक्चुएशन नहीं हुआ, डिमांड सप्लाई का प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए ना उन्होंने नाटक किया ना हमने नाटक किया, करेंसी का रेट सेम है। समझ में आई बात कि नहीं? 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात आपने पढ़ी है, जब डिमांड और सप्लाई बराबर लेवल से बढ़ते हैं तो प्राइस मार्केट में इक्विलिब्रियम पे रहेगा, वो कभी इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा। पक्का? तो हार्ड करेंसी सॉफ्ट करेंसी समझ में आ गया? चलिए, सो प्लीज पुट द हेडिंग इन योर कॉपी चिल्ड्रन, टाइटल्ड एज फंक्शंस ऑफ मनी। फंक्शंस ऑफ मनी, बी क्विक टू दिस। तो फंक्शंस ऑफ मनी की बात करें बच्चों तो दो तरह के फंक्शंस हैं, और फंक्शंस में कुछ नया नहीं है। अगेन आप बोलेंगे सर ये तो सिलेबस में नहीं है, क्यों पढ़ा रहे हैं? डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स भी सिलेबस में नहीं था, क्रेडिट क्रिएशन भी सिलेबस में नहीं था। पिछले साल CBSE ने 40 में से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया है, तो आपको समझ में आ गया होगा धोखेबाज रे कौन है। तेरे नैना नहीं, CBSE वाले। समझ में आ गया? तो आप रिस्क नहीं ले सकते, व्हाट दे कैन आस्क। समझ में आई बातें? ऐसा होता 2-4-5 साल में नाटक एक ही बार है, बट हो सकता है वो आप वाला ही हो। जैसे एक बार एक साधु महात्मा से एक आदमी ने पूछा, गुरुजी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कब ले लूं? तो कह रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी ही क्यों है तुमको? मैं मर जाऊंगा तो मेरे परिवार का पालन पोषण कौन करेगा? मैं ही कमाने वाला हूं। तो गुरुजी ने बोला अच्छा ऐसी बात है तो फिर से क्वेश्चन पूछो। तो डिसाइपल ने गुरु से पूछा व्हेन शुड आई बाय अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी? तो उनका वेरी सिंपल, मृत्यु से 1 दिन पहले। मृत्यु से 1 दिन पहले। भाई आज पॉलिसी ले लो, कल मर गए, इंश्योरेंस कंपनी परसों पैसा दे दी 1 हफ्ते के अंदर। एकदम सही जवाब दिया। तो उसने कहा हाउ डू आई नो कि मेरी मृत्यु कब होगी? तो गुरुजी ने बोला अज्यूम एवरी डे एज
लास्ट डे ऑफ योर लाइफ, गो एंड टेक द पॉलिसी वेरी क्विकली, नहीं तो पता लगा परसों से तुम्हारे बच्चे सड़क पे कटोरा लेके भीख मांगे और पत्नी घर घर जाके बर्तन मांजे। समझ में आई बात? तो ऑलवेज बी रेडी टू फेस द वर्स्टेस्ट सिचुएशन इन योर लाइफ। सुनाई पड़ गई बात? तो इसलिए सब कुछ पढ़िए। और अगर 12th में नहीं भी आया, अभी बच्चे बड़े परेशान थे जिनको सीयूईटी देना था, उन्होंने कहा सर हमने एनपीओ नहीं पढ़ा, एनपीओ नहीं पढ़ा 12th वालों ने, तो सर प्लीज एनपीओ पढ़ा दीजिए। मैंने, मेरे पास टाइम नहीं है, लाइव क्लासेस वीडियोस आर देयर, नोट्स आर देयर, मैं भेज देता हूँ, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना मेरे से। मैंने उनको नोट्स दे दिए, काफी अप्रिसिएशन आना स्टार्ट हो गया, हाँ सर हो गया पूरा एनपीओ, परेशान मत होइए आप। तो भाई सीए फाउंडेशन, सीयूईटी, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस, दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो आपको बीकॉम में, बीए में 80% सिलेबस 11th-12th की अकाउंटेंसी का पूछा जाता है। पूरा 12th पार्टनरशिप कंपनीज, डीयू में बीकॉम फर्स्ट ईयर फिर से पढ़ना पड़ता है आपको। कॉर्पोरेट अकाउंटेंसी पहले 4 चैप्टर जो आप 12th में पढ़ेंगे फिर से ग्रेजुएशन में पढ़ना है। यू कैन नॉट अफोर्ड टू लीव एनीथिंग। आज नहीं पढ़ेंगे कल को प्रोफेसर पढ़ाएगा नहीं, बिकॉज वो अज्यूम करता है कि आप ये पुराना सिलेबस पढ़ के आए हैं। प्राइम नंबर, इवन नंबर टीचर पढ़ाता है 11th क्लास में, दे प्री अज्यूम कि इतना आपको आता है। चलिए, अब यहां पे मैंने आपको एक डेफिनेशन लिखवाई थी और कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताए थे बच्चों। प्राइमरी फंक्शंस अगर आपको याद आ रहे हो तो यहां पे 2 तरह के प्राइमरी फंक्शंस हैं। द फर्स्ट इज व्हाट? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एंड सेकंड इज व्हाट? मेजर ऑफ वैल्यू। तो भाई मनी इतना काम तो करता ही करता है, सिंपल सी बात है। अगर आपके किसी रिलेटिव ने आपको बोला कि भाई कल होली है और हम आपके घर आएंगे, सबसे पहली थिंकिंग आपके दिमाग में क्या आएगी? वो क्यों आएंगे आपके यहाँ? झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए, क्योंकि झाड़ू पोछा बर्तन वाली एब्सेंट होने वाली है कल। क्यों आएंगे वो? टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल, आपके मुंह में रंग लगाने के लिए, चपोड़ने के लिए आपको, इसीलिए आएंगे कि नहीं आएंगे? प्राइमरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन क्या है? सर फिर हम भी उनको लगाएंगे रंग, ये तो प्राइमरी हो गया। सेकेंडरी फंक्शन क्या है? मम्मी कह रही है कुछ बढ़िया नाश्ता वगैरह बना लो, आएंगे तो कुछ खिला दिया जाएगा उनको, दिस इज द सेकेंडरी फंक्शन। बट प्राइमरी है कि वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे। समझ में आ गई बात कि नहीं? कल एग्जाम है, नहीं सर कल कोई एग्जाम नहीं है, अरे एग्जाम्पल है भाई, कल एग्जाम है, तो पहली चीज आपके दिमाग में क्या आएगी? हे भगवान क्वेश्चन पेपर टफ ना है। ये बात है कि नहीं? अब जब क्वेश्चन पेपर आएगा तो आप आइडियोलॉजी डिसाइड करेंगे कि आंसर लिखना कैसे है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी का यही मतलब है बेसिकली। तो जब मनी आया सोसाइटी में सैकड़ों साल पहले, तो सबसे पहला काम मनी क्या करता था? जूते 2 पैसे लो, जूते 2 पैसे लो। वो मूवी देखिए ना, हम आपके यहाँ कौन, उसे माधुरी दीक्षित जी का गाना है, मैंने उनको पढ़ाया था प्राइमरी फंक्शन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, गाना बना दिया लता मंगेशकर जी ने उसके ऊपर, जूते 2 पैसे लो, मीडियम ऑफ एक्सचेंज की बात हो रही है यहाँ पे। समझ में आ गई बात? मेजर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू, काफी बार आपने देखा होगा जब दूल्हे के जूते चोरी हो जाते हैं तो जो दुल्हन की बहनें होती हैं वो जीजा जी बोलती है 5 लाख लेंगे। दूल्हा कहता है मैं सोच रहा हूँ शादी कैंसिल कर दूं, 5 लाख में दूसरी शादी हो जाएगी। और छोटे शहरों में 11-12 हजार चलता है, व्हाट इट क्लियर 21 हजार तक भी चलता है। अब दूल्हा कतरा रहा है, नहीं मैं 21 क्यों दूं? नेगोशिएशन स्टार्टेड, नेगोशिएशन स्टार्टेड। क्यों वो 21 हजार नहीं दे रहा? वो कह रहा है कि 2 हजार का तो जूता, मैं 21 हजार दूंगा इसका, 2 हजार रुपए के सामान का। बात हो रही है मेजर ऑफ वैल्यू की। बट दूल्हे के पिताजी क्या बोल रहे हैं? लड़की के ससुर मतलब एंटी समधी पार्टी, दे दो बेटा दे दो, एक ही बार शादी हो रही, कौन बार बार है, बाकी बहू से उतना झाड़ू पोछा करेगा निकलवा लेंगे, बराबर कर लेंगे। समझ में आई बात की नहीं? फिर दूल्हे के पिताजी अपनी इज्जत बचाने के लिए सोसाइटी में 21 हजार रुपए दे देते हैं। और जो दुल्हन की सबसे सगी बहन होती है उसको गोल्ड की रिंग मिलती है, और जो मौसी, ताई, बुआ, फूफी इन सब की होती है उनको 70 रुपए का छल्ला मिलता है सिल्वर का। समझ में आई बात की? मेजर ऑफ वैल्यू, उनकी औकाती उतनी है बस। समझ में आई? और जो दुल्हन की सगी बहन है वो तो लगातार जीजा जी को ताना मारेगी, इसलिए उसको गोल्ड का दिया गया मुंह बंद रखने के लिए। बट बोला जा रहा है गोल्ड की अंगूठी अभी नहीं देंगे, कुछ दिन के बाद देंगे। भाई पहले तो जूता चुराई की रस्म की बात हुई, उसके बाद ये सब आया ना, तो ये सेकेंडरी फंक्शन है। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, पैसा जब आया तो सोचा कि भाई पैसा तो रहेगा ही रहेगा दुनिया में, कहीं उड़ तो नहीं जाएगा। भाई कबूतर है मर सकता है, पैसा थोड़ा मरेगा। हैव यू एवर हर्ड? बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारा 2000 का नोट मर गया है। ऐसा नहीं होता, ये होता है बड़ा दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है हमारा कुत्ता मर गया है, कबूतर मर गया है, कौवा भाग गया है। बट 2000 रुपए का नोट मरता भागता नहीं है। तो जब पैसे आए तो लोगों ने नई इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट की। मैंने बच्चों को मैसेज कर दिया, फी टू बी डिपॉजिटेड पॉजिटिवली बाय टुडे। कुछ देगा, कुछ बोल रहे हैं सर 2 दिन के बाद दे देंगे। पैसा ही ना होता तो क्या 2 दिन के बाद देने वाली बात आती? बिल्कुल भी नहीं। तो पहले मनी आया, सबसे पहले इसको कैसे इस्तेमाल किया गया? लेन देन के कार्यक्रम में।
बातें समझ में आ रही है? फिर जो ले रहे हैं उसके बराबर पैसे देने हैं, ना ज्यादा ना कम। तो ये हो गया मेजर ऑफ वैल्यू एंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बट शॉपकीपर क्या सोच रहा है? कस्टमर सामने खड़ा है, ये सामान खरीदना भी चाहता है, इसको इस सामान की यूटिलिटी भी है, बट इसके पास पैसे नहीं है, बट इज प्रॉमिसिंग कि मैं 1 वीक के बाद पेमेंट कर दूंगा। अगर वो प्रॉमिस करता है शॉपकीपर से मेरे को एक लैपटॉप दे दो 50,000 का, बदले में 2 ऑप्शन है तुम्हारे सामने। ऑप्शन नंबर 1, मैं 50,000 रुपए एक हफ्ते बाद दे दूंगा। ऑप्शन नंबर 2, मैं 50,000 रुपए का एक वो, अरे वो कुत्ता नहीं होता वोडाफोन वाला, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, पग बोलते हैं उसको। हमारे जनाब पग मतलब पगड़ी बोला जाता था, आज कुत्ते का नाम रख दिया है। तो पग दे देंगे, 2 पग दे देंगे। अब शॉपकीपर थोड़ा सा हेजिटेट करेगा कि कुत्ता पता नहीं बीमार निकल जाए, कल को मर जाए, तो दोनों में से किस चीज पे वो अग्री होगा? पग ब्रीड डॉग पे या 50,000 रुपीज पे? तो पैसे ही ना होते तो हम आफ्टर द पीरियड ऑफ टाइम पेमेंट करने का प्रॉमिस भी किसी को नहीं कर पाते। तो पहले पैसा आया और बाद में ये नौटंकी स्टार्ट हुई उधार की। समझ में आ गई बात कि नहीं? पक्का ये बात समझ में आ गई? व्हाट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी? लॉजिक समझ में आ गया? तो जो सेकेंडरी फंक्शन आया ना बच्चों, ये लोगों के इंटेलिजेंस से आया है। कैसे आया है? इंटेलिजेंस से। तो मैं एक छोटी सी एक्टिविटी करूंगा आप सबके साथ, जिससे पता लग जाएगा कौन कौन इंटेलिजेंट है, कौन कौन सेमी इंटेलिजेंट है। ठीक है? रेडी एवरीबॉडी? बड़ा छोटा सा, बड़ी अच्छी बात है, ये डेरिवेशन को समझाने में काम आएगा। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास, 100 आसान सवाल या 1 डिफिकल्ट, तुम बताओ कौन सा गेम खेलोगे? उसने कहा 100 में बड़े टंटेबाजी है, 100 सवाल कब तक आंसर करता रहूंगा, एक है झटपट देके बता दूंगा, बट एक जो होगा वो डिफिकल्ट होगा, एक जो होगा वो डिफिकल्ट होगा, और 100 जो होंगे आसान होंगे। तो अनन्या जी, समृद्धि जी और जो हॉट सीट पे बच्चे बैठे हैं, कौन सा सवाल का जवाब देना चाहेंगे? 100 आसान या 1 डिफिकल्ट? आंसर आंसर आंसर। 100 आसान सवाल या 1 डिफिकल्ट सवाल? 100 आसान सवाल, 1 डिफिकल्ट नहीं, 100 आसान। अच्छा चलिए 1 डिफिकल्ट। चलिए तो रौनक जी आए हैं बीच से भर के, कह रहे हैं सर 1 डिफिकल्ट पूछ लीजिए। पूछ लेते हैं। पहले मुर्गी आई कि अंडा? यही सवाल अकबर ने बीरबल से किया। बताइए आंसर रौनक जी, बताइए बताइए बताइए, पहले मुर्गी आई कि अंडा? चलिए मैं बता देता हूं, बीरबल ने जवाब दिया मुर्गी। तो अकबर ने कहा ये कैसे? उसने कहा एक सवाल की बात हुई थी ना, एक हो गया, एक सवाल की बात हुई थी ना, एक हो गया, दूसरा क्यों पूछ रहे हो? गो विद योर वर्ड्स। तो ये डेरिवेटिव, पहले पैसा आया तब सेकेंडरी फंक्शन बने, इसीलिए इसको प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफाइन किया गया है। हैड देयर बीन नो मनी, कभी उधार बाड़ी का चक्कर फंसता ही ना। तो पहले दुनिया में बच्चों डेबिट कार्ड्स आए, एटीएम कार्ड्स आए, कि पहले ही क्रेडिट कार्ड आ गया? पहले एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड आए, उसके बाद सोचा गया कि ये प्लास्टिक का कार्ड तुरंत पैसे लेन देन का भी काम करता है, तो इसी प्लास्टिक कार्ड को एक आइडेंटिटी बना देते हैं और ये बोलते हैं कि पैसे आज नहीं ट्रांसफर होंगे, 1 महीने के बाद होंगे। पीपल अंडरस्टूड दिस और नॉट? तो ओरिजिनली पेंट इन्वेंट किया गया था वॉल्स वगैरह के लिए, कार्स वगैरह के लिए, लोगों ने सोचा अब इसी को गमला पोत देते हैं। तो ये सेकेंडरी फंक्शन है इसका। समझ में आई बात कि नहीं? पक्का? क्योंकि केस स्टडी टाइप पेपर आता है तो ये सारे जाहिल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। Why these functions are called as secondary function? लिखो बेटा 4 नंबर में आंसर। अब हम तो रट के चले आए थे, 2 प्राइमरी होते हैं 2 सेकेंडरी होते हैं, अरे काहे इनको सेकेंडरी बोलते हैं, ये पूछा जा रहा है आपसे। सुनाई पड़ रही है बातें? चलिए नेक्स्ट इज, पैसा आया तो सिर्फ इसलिए आया कि एक्सचेंज में बड़ा प्रॉब्लम था बार्टर सिस्टम में, इससे हमारा एक्सचेंज थोड़ा आसान हो गया। तो लोगों ने सोचा ठीक है एक्सचेंज आसान हो गया, बट एक्सचेंज इज नॉट अ शॉर्ट टर्म एक्टिविटी, इट्स अ लॉन्ग टर्म। आज है तो कल भी होगा, परसों भी होगा, तो उसके लिए थोड़े पैसे को चलो बचा के चले, थोड़े पैसे को बचा के चले। फंडामेंटल लॉजिक समझ में आ रहा है? तो इसीलिए सबसे पहले जब पैसा दुनिया में डिस्कवर तो नहीं बोल सकते हम, इन्वेंट ही बोलेंगे, किया गया, इन 2 चीजों के लिए किया गया था कि लेन देन में प्रॉब्लम ना आए, और वहां पे तो फॉक्स को काटना पड़ता था ना बीच से, यहाँ पे नोट को फाड़ने की जरूरत नहीं है, छोटे नोट बना देंगे, सिक्के कॉइन्स बना देंगे। तो इन 2 रीजंस की वजह से पैसे आए। धीरे 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 साल बीतते गए, टाइम बीतता गया, लोगों ने कहा चलो क्रेडिट ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि दुनिया में अगर पैसा है, आपके पापा के पास पैसे हैं, आपकी मम्मी के पास पैसे हैं, आप शॉपकीपर के पास गए, आपने कहा अंकल सामान दे दो, मैं 2 वीक्स के बाद पैसा दे दूंगा या दे दूंगी,
तो अंकल को पता है यू बिलोंग टू अ गुड फैमिली, आप 2 हफ्ते बाद पैसे देने आओगे। बट दुनिया में अगर पैसे ना होते, बकरी होती, दुकानदार कहता सॉरी बकरी मर गई तो भाग गई तो कौन जिम्मेदार है, बट पैसा तो आप दे ही देंगे। अब लोग कहेंगे सर मान लीजिए हम विजय माल्या बन जाए, तो विजय माल्या बनने की प्रोबेबिलिटी 140 करोड़ की जनसंख्या में लोगों की कम है, बट 2 बकरियों की मरने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। समझ में आई बात कि नहीं? तो बैंक आपके घर के पेपर्स गिरवी रख के आपको लोन दे देगा, बट बकरी घोड़ा रख के आपको लोन नहीं देगा। बट ये लोन भी कुछ लोग देते हैं बकरी रख के। कौन? गांव की ठकुराइन। मालामाल वीकली मूवी देखी होगी आपने, नहीं देखी थी? वो बकरी गिरवी रख के 30-35 हजार रुपए देती कि नहीं देती है? चलिए कोई बात नहीं, अब मैंने बता दिया तो याद रहेगा। स्टोर ऑफ वैल्यू भी समझ में आ गया? तो कृपया करके ये चारों फंक्शन अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। प्राइमरी फंक्शन 2 है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। याद करने की ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, कैसे याद करेंगे, बहुत आसान है। MM कैफे बहुत लोग गए होंगे, मोती महल। तो M स्टैंड्स फॉर मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड M स्टैंड्स फॉर मेजर ऑफ वैल्यू। समझ में आ गया? पक्का? कंफर्म? एग्जाम देंगे AISSCE का, तो SS हो गया स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। समझ में आया? और नहीं तो गाना गा लीजिएगा, सा 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 रे तो याद हो जाएगा। और बिहार में एक जगह भी है सासाराम करके, उससे भी याद हो जाएगा। तो ये सारी बातें समझ में आ गई। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है, स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होता है। चलो लेट्स प्रोसीड फर्दर। सो प्राइमरी फंक्शंस मैंने आपको बता दिया मैंने आपको सो कॉल्ड सेकेंडरी फंक्शंस भी, ये समझ में आ गए सबको? चलिए लेट्स कंटिन्यू फर्दर चिल्ड्रन। आपने स्टोर ऑफ वैल्यू के बाद एक और फंक्शन नोट करना है चिल्ड्रन, टाइटल्ड एज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। एक्चुअली ट्रांसफर ऑफ वैल्यू इज हाईली लिंक्ड विद मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बाय डिफॉल्ट है ये। क्योंकि जब आप कोई सामान खरीदते हैं या बेचते हैं और पैसे का लेन देन होता है, तो उस पैसे का बेनिफिट आपको मिल रहा है, वैल्यू आपके ऊपर ट्रांसफर हो गई है। बट मीडियम ऑफ एक्सचेंज के अलावा भी ट्रांसफर ऑफ वैल्यू कैसे काम करता है? टेक एन एग्जांपल कि आपने किसी को लोन दे दिया 5 लाख रुपए का, तो वो 5 लाख रुपए उसके पास चले गए, बट बदले में आपको कुछ मिला क्या? रियलिटी में बदले में आपको कुछ नहीं मिला। तो यहां पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज थोड़ा नीचे गिर जाता है और ट्रांसफर ऑफ वैल्यू थोड़ा ऊपर चला जाता है। मौसी जी के यहाँ गए थे गर्मी की छुट्टी में, 5100 का लिफाफा लेके चले आए। समझ में आ गया? तो मौसी जी ने तो लिफाफा दिया है, बट आपने बदले मौसी जी क्या दिया? प्रैक्टिकली नथिंग। इज्जत दी, मान सम्मान दिया, दैट इज अनदर स्टोरी, बट प्रैक्टिकली कोई सामान आपने एक्सचेंज नहीं किया। तो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू तो हो रहा है, बट मीडियम ऑफ एक्सचेंज यहाँ पे नहीं हो रहा। बट जब आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू भी है एज वेल एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, मीडियम ऑफ एक्सचेंज हैज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू बाय डिफॉल्ट, बट ट्रांसफर ऑफ वैल्यू जब हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि इन एक्सचेंज आपको कुछ मिले। सो वेयरसोएवर वी रिसीव एंड पे मनी, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू ऑलवेज, बट मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो कि ना हो ये जरूरी नहीं है। सड़क पे 100 रुपए गिरे थे, आपने उठा के अपनी जेब में रख लिए, उसके बाद भिखारी को दे दिया आपने। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू हुआ बट मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं हुआ। मम्मी से 100 रुपए लिए, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है। और 100 रुपए स्टेशनरी शॉप वाले को दिए और उससे एक कॉपी खरीद ली, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी है एज वेल एज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू भी है। तो मेनी अ टाइम्स मीडियम ऑफ एक्सचेंज में ट्रांसफर ऑफ वैल्यू होता है, मेनी अ टाइम्स मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं होता, बट स्टिल ट्रांसफर ऑफ वैल्यू होता है। समझे बात को? पक्का? आपने टेस्ट में हाईएस्ट स्कोर किया, मैंने आपको 1 करोड़ 1 रुपए का गिफ्ट दे दिया, दिस इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आपने मेरी विश पूरी की हाईएस्ट स्कोर करके, मैंने आपको प्राइज मनी दे दिया। आपने मेरे से 100 रुपीज उधार ले लिया, सर कल आपको 2000 रुपए दे देंगे। हेयर वैल्यू ट्रांसफर हुई 100 रुपए की मेरे से आपके ऊपर, बट बदले में मेरे को अभी कुछ मिला नहीं है। समझ में आ गया? ये बोल सकते हैं लोग, सर एक प्रॉमिस तो मिला है कि हम कल को पैसे वापस करेंगे, वो इनटैंजिबल है, हम उसे देख नहीं सकते। हैड इट बीन अकाउंटेंसी सब्जेक्ट तो शायद कोई लिखा पढ़ी कर लेते, बट इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं होता। तो बात समझ में आ गई, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए द फंक्शन ऑफ मनी दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू इज एग्जैक्टली सेम, आपका आंसर होगा नो। इज सिमिलर, तो आपका आंसर होगा यस। समझ गए बात को? पक्का? चलिए अगली कैटेगरी अपनी कॉपी में सारे बच्चे मेंशन कर लें, कंटिंजेंट
स्टैटिक एंड डायनेमिक फंक्शन ऑफ मनी। डायनामाइट फंक्शन मत लिख दीजिएगा। कंटिंजेंट, स्टैटिक एंड डायनेमिक फंक्शन ऑफ मनी। तो बच्चों प्राइमरी सेकेंडरी शब्द का मतलब लोग समझ गए। अब पहले कंटिंजेंट शब्द का मतलब समझ लें। ये बेसिकली अकाउंटेंसी से डिराइव्ड वर्ड है। कंटिंजेंट का मतलब होता है मे और मे नॉट, मे और मे नॉट। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? एकदम फिक्स्ड रहे, जिसमें चेंज ना हो। और डायनेमिक का मतलब जैसा गाल वैसा झापड़, टाइम टू टाइम इट कीप्स ऑन चेंजिंग। गॉट इट क्लियर? चलिए तो लेट्स स्टार्ट। तो बार्टर सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम थी सबको समझ में आ गई। अब मेरे पास 100 रुपए का नोट है, मैंने आपसे 70 रुपीज का सामान खरीदा, 100 रुपए मैं आपको दूंगा तो आप मेरे को 30 रुपीज वापस कर दोगे। बट अगर मैं एक चूहा लेके आऊंगा 100 रुपए का और आपसे 70 रुपए का सामान खरीदूंगा तो आप क्या कहेंगे? सर पूंछ वापस ले जाइए इसकी। क्या चूहे की पूंछ किसी काम की है? अच्छा सर आंख वापस ले जाइए आप इसकी। नो। तो डिविजिबिलिटी का प्रॉब्लम था जो पूरी तरह से मनी में खत्म हो गया। तो खैर ये सब तो हमने पढ़ लिया था। तो यहाँ पे अब आपके कंटिंजेंट फंक्शंस कौन से हैं, स्टैटिक फंक्शंस कौन से हैं और डायनेमिक फंक्शंस कौन से हैं, ध्यान से सुनिएगा, पावर बूस्टर सेक्शन में ये आने वाला है। बट प्रायर टू दैट मैंने आपको डेफिनेशन तो शायद मनी की लिखवा दी है, पक्का? तो चलिए लेट मी ओपन टू दैट सेक्शन फर्स्ट, फिर मैं टाइप्स ऑफ मनी सप्लाई के ऊपर आऊंगा। जस्ट होल्ड ऑन चिल्ड्रन, लेट मी ओपन टू दिस सेक्शन। भूल जा सिम सिम बोलना पड़ता है तब आता है ये। जस्ट होल्ड ऑन। हाँ चलिए पहले ये पढ़ा दूं फिर आपको मैं टाइप्स ऑफ मनी ये भी बता दूंगा। कहाँ गया कहाँ गया? चलिए कंटिंजेंट फंक्शंस ऑफ मनी चिल्ड्रन। द फर्स्ट फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। हैड देयर बीन नो मनी, क्या गवर्नमेंट रिसोर्सेस को खरीदने के लिए भेड़ बकरी देती दूसरे देशवासियों को? राफेल जेट आया 60,000 करोड़ रुपए का, बदले में क्या भेड़ बकरी दिया जाता फ्रांस की गवर्नमेंट को? नॉट एट ऑल। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि अगर आप एक बिजनेसमैन है एंड यू हैव एम्प्लॉयड रिसोर्सेज लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, तो लैंड के यूज के लिए हमें क्या देना पड़ेगा? रेंट। लेबर के लिए क्या देना पड़ेगा चिल्ड्रन? वेजेस। कैपिटल के लिए क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। एंड एंटरप्रेन्योर को क्या देना पड़ेगा? प्रॉफिट। 11 में पढ़ा हुआ है आपने इसको शायद, यस और नो? अब मान लीजिए कि आपके घर में कोई मेड हाउस हेल्प आ रही है और मम्मी उससे कह रही पूरे दिन भर झाड़ू पोछा बर्तन कर दो और शाम को उसको 25 पराठे पैक करके दे दिए, कल से आएगी वो? क्यों? पराठा खा के पेट खराब हो गया है? क्या चाहिए उसे? अपने सपना, मनी मनी। आपने 1 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट किया, मैनेजर अंकल ने बोला 10% मिलेगा, उन्होंने 10 चूहे आपको दे दिए, क्या आप बैंक में मनी डिपॉजिट करेंगे? नो, क्योंकि इन सारी चीजों को लेकर हम बंद जाएंगे, हम अपनी विश पूरी नहीं कर पाएंगे। तो मेड सर्वेंट को आपने पराठा तो दे दिया बट उसके बच्चों को बर्गर खाना है, तो मनी इज गोइंग टू गिव मोर यूटिलिटी और दोस पराठास वुड गिव मोर यूटिलिटी, मनी। तो इसलिए कंट्री में जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के डिस्ट्रीब्यूशन होगा इन द नेम ऑफ रेंट, इन द नेम ऑफ वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, it would be children in what form only? It would be only and only in the form of money. समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? नेक्स्ट हेडिंग, सिर्फ हेडिंग लिखनी है आपको बस, बाकी तो मैं आपको समझाता जा रहा हूं साथ साथ। मैक्सिमाइजेशन ऑफ वांट्स। इफ यू हैव एम्प्लॉयड 2 पर्सन्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन, एक का टारगेट ज्यादा मीटअप हुआ, एक का कम मीटअप हुआ, और आप दोनों को बराबर 40-40 पराठे देते हैं, क्या वो सेटिस्फाइड होंगे? नो। जिसका टारगेट ज्यादा मीटअप हुआ है उसका इंसेंटिव ज्यादा होना चाहिए और जिसका टारगेट कम मीट हुआ है उसका इंसेंटिव कम होना चाहिए। तो ज्यादा और कम इंसेंटिव कैसे डिसाइड किया जाएगा? सर जिसने ज्यादा सेल की उसको 15 चूहे दे देंगे और जिसने कम सेल की उसको 5 चूहे दे देंगे। भाई चूहा गया चूहेदानी के अंदर, बिल के अंदर, चूहे में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, पीपल आर इंटरेस्टेड इन मनी। तो कैसे आप ऑनर करेंगे ज्यादा और कम इंसेंटिव वाले को? कैसे आप सेटिस्फैक्शन लेवल चेक करेंगे? बाय गिविंग मनी बेसिकली। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। अब आप एक बिजनेसमैन है, आपने कोई प्रोडक्ट मार्केट में बेचा, तो आपको बदले में अगर कोई कमोडिटी देके चला जाए तो आप नहीं लेंगे उस कमोडिटी को, आप ये बोलेंगे मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप बदले मेरे को चूहा दे दीजिए। अब मेरे को अपने बच्चों की स्कूल फीस जमा करानी, मैं चूहे जाके जमा करूंगा वहां पे? नॉट एट ऑल। तो इट इज नॉट गिविंग मी एनी
satisfaction. Similarly, as a consumer, जब आप मार्केट में जाते हो, got it clear, और आपको लग रहा है कि भाई आपको एक बॉटल कोल्ड ड्रिंक लेनी है, तो बदले में आप उतने ही पैसे दोगे जितना एक बॉटल कोल्ड ड्रिंक आपको सेटिस्फाई कर पाए. तो इनडिविजिबिलिटी का या डिविजिबिलिटी का प्रॉब्लम है बार्टर सिस्टम में, इसलिए हम क्या यूज करते हैं? मनी. तो आपके सामने चॉइस है, आप एक बिजनेसमैन है, कस्टमर आपकी शॉप पे आता है, आउट ऑफ मनी एंड कमोडिटी इन काइंड, व्हाट यू वुड लाइक टू एक्सेप्ट? पैसा और सामान के बदले में, आप सामान तो उसे बेचेंगे, जो भी सामान आपने अपनी शॉप का बेचा, बदले में सामान या कोई कमोडिटी, क्या आप लेना ज्यादा सेटिस्फैक्टरी समझेंगे? यू विल टेक मनी बाय सेलिंग गुड्स ऑफ योर बिजनेस और सम कमोडिटी? यू विल टेक मनी. क्यों? क्योंकि मनी लेकर हम रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं, हम एम्प्लॉइज को सैलरी दे सकते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं. समझ में आ गई बात? तो इफ यू गो टू अ ज्वेलरी शॉप ऑन अक्षय तृतीया डे और मम्मी ने 5 लाख रुपए का गोल्ड खरीदा, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, और बदले में शॉपकीपर को मम्मी बोल रही है भाई 2 चॉइसेस हैं, या तो कैश पैसा ले लो, चेक ले लो, एटीएम से ले लो, एक ही बात है, या बदले में 5 लाख रुपए का सिल्वर ले लो. शॉपकीपर के लिए दोनों बातें एक ही है, वो सिल्वर किसी को बेच लेगा, बट ही और शी वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन व्हाट? मनी, क्योंकि लिक्विड फॉर्म है, उसको वापस से अपनी चाहत पूरी करने के लिए उसे कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा. वो उसी 5 लाख रुपए कैश में से अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे देगा, फर्दर आगे रॉ मटेरियल खरीद के ले आएगा. तो मनी गिव्स मोर सेटिस्फैक्शन इन कंपैरिजन विद एनीथिंग एल्स. व्हाटसोएवर फी आई चार्ज यू एवरी मंथ, अगर आप बोले सर इसके बदले में ना हम आपको एक बोरी 100 किलो की चावल दे देते हैं, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं चावल नहीं खाता हूं, डॉक्टर ने मना किया, मेरे को डायबिटीज है. अच्छा सर दाल दे देते हैं, अरे दाल से तो यूरिक एसिड बढ़ जाता है. सर आलू दे देते हैं, अरे उससे भी शुगर बढ़ जाएगा. सर हम समझ गए, आपको सिर्फ कैश ही चाहिए. समझ में आ गया? तो इट इज ऑल अबाउट सेटिस्फैक्शन. बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? चलिए, मेरा दोस्त मेरे पास आया कुछ साल पहले और बोला कि बिजनेस थोड़ा ठप चल रहा है, कुछ हेल्प कर दो. मैंने उसको 1 किलो दाल दे दी, 2 किलो चावल दे दी और 2 बिल्ली मेरे घर में थी वो दे दी. क्या उसका बिजनेस चलने लग जाएगा? नो. वो कह रहा है 5 लाख रुपए दे दो मेरे को और मैं तुम्हें टाइम टू टाइम इंटरेस्ट भी देता रहूंगा. हैड देयर बीन नो मनी चिल्ड्रन, क्या बैंकिंग सिस्टम होता? आंसर, हैड देयर बीन नो मनी, क्या बैंकिंग सिस्टम होता? क्या पैसे का, उधारी का, लेन देन का सिस्टम दुनिया में चलता? नहीं चलता. तो ये सारी चीजें कब आ गई? जब दुनिया में पैसा आ गया. गॉट इट क्लियर? और जिन लोगों ने जब पैसा बनाया था, शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि लोग पैसे को इस तरह से इस्तेमाल. एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं. सबसे पहले पेपर कहां पे इन्वेंट हुआ था धरती पे, दुनिया में? अच्छा चलिए, पेपर करेंसी कहां इन्वेंट हुई थी? चाइना में हुई थी भाई. गॉट इट क्लियर? और चाइनीज पर्संस मस्ट हैव नेवर थॉट कि हिंदुस्तानी आदमी शादी में उसको लुटाएगा या शादी में हार पहनाया जाएगा. बड़ा जोकर वाला काम लगता है, बट चलता है हमारी दुनिया में. ये पंजाबियों में तो बहुत ज्यादा चलता है. गॉट इट क्लियर? मैंने मना कर दिया था अपनी शादी में ये सब नाटक ना करना, बट कुछ बूढ़े बूढ़े लोग हैं जाने वाले थे, मम्मी ने कहा चलो इनकी आत्मा की शांति के लिए पहन लो कम से कम थोड़ी देर के लिए. गॉट इट क्लियर? तो सो कॉल्ड नेवर दे मस्ट हैव थॉट कि इंडियंस इतना वियर्ड इस्तेमाल करने वाले हैं. आप दिल्ली, कानपुर वगैरह जाइए, इन जगहों पे जहाँ पे पंजाबी एक्सेंट थोड़ा कल्चर ज्यादा है, पंजाब वगैरह में जाइए, तो वहां पे नोट की माला बनती है और वो पहनाई जाती है. बड़ा कल्चर है. गॉट इट क्लियर? तो कभी चाइना में जब करेंसी बनी, क्या उन्होंने सोचा ऐसा रहा होगा? नेवर. विजिटिंग कार्ड जब बनाए गए, उसी साइज का एटीएम कार्ड बनाया गया. गॉट इट क्लियर? कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इसी साइज का एटीएम कार्ड बनेगा. तो टेक्नोलॉजी जब बनती है, कुछ चीजें लोग नहीं सोच पाते और वो बाय डिफॉल्ट होता है. एक एग्जांपल देता हूं, लास्ट ईयर मैंने ये केस स्टडी ग्रुप में सर्कुलेट की थी. यूपीआई जब बना, किसी ने सोचा नहीं था अरबों खरबों रुपए का टॉफी वाली कंपनी का नुकसान होगा. कभी नहीं सोचा था. और आप शायद अभी भी नहीं सोच पा रहे हैं इस बात को. शॉप पे आप जाते थे, 96 रुपीज का सामान होता था, 100 रुपए का मम्मी नोट देती थी और बदले में कनिंग, इंटेलिजेंट, जीनियस शॉपकीपर क्या करता था? 4 टॉफी देता था. मैं तो कहता था लो खा लो तुम इस 4 टॉफी को. अब उसने तो 4 रुपए वापस किए, बट ध्यान दीजिएगा टॉफी में भी 5% 10% का मार्जिन है, तो उसने प्रॉफिट उसमें भी कमा लिया. प्रॉफिट उसमें कमा लिया. दिन भर में ऐसे अगर 100 कस्टमर शॉप पे चले आए तो 400 रुपए की टॉफी फ्री में बिक गई. एक महीने में 12,000 की, साल में 1.5 लाख की एक शॉप से. इंडिया में लाखों शॉप्स हैं.
अरबों खरबों का बिजनेस चौपट कर दिया यूपीआई ने। बड़ी बड़ी कंपनीज जो टॉफीज बनाती थी, एक्लेयर्स एंड ऑल, उनके रेवेन्यूज कम होने लग गए। उनको समझ ही में नहीं आया कि हो क्या रहा है। दे कॉन्टैक्टेड द रिसर्च टीम्स कि भाई मनी इनफ्लो कम हो रहा है। कह रहे अच्छा देखते हैं क्या हो रहा है। उन्होंने रिसर्च कंडक्ट किया तो जिन जागा दिमाग से, अरे ये सिस्टम चल रहा है। अब तो 97 का बिल हुआ, टप 97, योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड विद ₹97, पेटीएम रिप्लाई। तो ये ₹3 का धंधा चौपट हो गया पूरा का पूरा। समझ में आई बात। बेचारे वेटर्स की टिप खत्म हो गई, वेटर्स की टिप खत्म हो गई। तो बहुत ऐसा होता है कि कोई बिजनेस नया आता है और पुराने बिजनेस को ले डूबता है। समझ में आई बात। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था 4 साल पहले कि क्लास जैसा कुछ ऑनलाइन होगा। व्हाट इट, भाई लेक्चर्स तो होते थे, किसी ने सोचा नहीं था कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ऑनलाइन पढ़ाया जा सकता है, बट आज सब कुछ चलता है। आविष्कार ही आवश्यकता की जननी है, या आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। मेरे प्रॉवर्ब थोड़े उल्टे पुल्टे रहते हैं तो बुरा मत मानिएगा। तो ये बातें सबको समझ में आ गई। तो जब नोट बने थे पहले दिन, किसी ने नहीं सोचा था दैट इट वुड बी यूज्ड एज अ बेसिस ऑफ क्रेडिट। कभी आपने सोचा था कि टेलीफोन नंबर पैसा लेन देन के काम में आएगा? नो, टेलीफोन नंबर तो सिर्फ हेलो ठीक हो, रख फोन ठीक हो, या क्लास चल रही है ठीक हो ठीक हो, कभी किसी ने नहीं सोचा था। तो इन्वेंशन इसी को बोलते हैं चल रहा है। तो एवरीबडी मस्ट हैव रिटन दिस बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। समझ में आ गया। बाकी क्रेडिट क्रिएशन सिलेबस में नहीं है, बट पढ़ेंगे। पिछले साल ही सीबीएसई ने पूछा है 23 में। प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। आपके पापा के पास 100 करोड़ रुपए हैं। 2 चॉइसेस हैं उनके पास। ईदर इन्वेस्ट दिस मनी इनटू द बैंक and earn 7% per annum interest, or put it into the business and earn 18% per annum. क्या सजेस्ट करेंगे अगर वो आपसे एडवाइस मांगते हैं तो? बैंक में इन्वेस्ट कर दे और 7% हर साल कमाए, या बिजनेस में लगा दे और 18% कमाए? बकरी, घोड़ा, खच्चर बैंक के अंदर हो, बैंक के बाहर हो, फैक्ट्री के अंदर हो, फैक्ट्री के बाहर हो, वैसे ही रहेंगे। बट पैसा बैंक के अंदर होगा या बिजनेस में लगेगा तो उसकी ग्रोथ जहां पे ज्यादा होगी, बिजनेसमैन वो काम करेगा। हैड देयर बीन नो मनी, देयर वुड हैव बीन नो प्रोडक्टिविटी। 100 कुंटल का हिप्पोपोटामस लेके चले आए, वो अगले साल 150 का हो जाएगा, मर जाएगा बाद में, कोई फायदा नहीं आपको। उसका गोबर तो नहीं बेचेंगे ना किसी को आप जाके। बट अगर 100 करोड़ रुपए बैंक में है, उसका 7% इंटरेस्ट है, तो एक साल में वो 7 करोड़ बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? इसीलिए पहली क्लास में मैंने थोड़ा सा बैंकिंग आपको बताया था। आपका पैसा किसी को लेंड कर दिया जाएगा, वो अपने बिजनेस में 11-12% कमाएगा, 9% बैंक को देगा, बैंक 2% अपने पास रखेगा और 7 आपको दे देगा। दूसरा ऑप्शन, आप इस 100 करोड़ को बैंक में मत रखिए, आप इस पैसे को बिजनेस में लगा दीजिए, तो पूरा का पूरा बेनिफिट 18% का मिलेगा। तो जहां पे पैसे की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, हम इन्वेस्ट वहां करेंगे। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, ये ऐसा फंक्शन है जो पैसे के आने के बाद ही सोचा गया, पहले किसी ने ऐसा सोचा ही नहीं था। कभी किसी ने सोचा था कि साइबर लॉ जैसा कुछ बनाया जाए इन 1947 व्हेन इंडिया अटेन्ड इट्स इंडिपेंडेंस? या ब्रिटिशर्स ने कभी ऐसा कानून बनाया अपने देश में? कभी नहीं बनाया। जब इंटरनेट टेक्नोलॉजी आई 90s में, बहुत प्रेवलेंट हुआ, 96-97 में तो बहुत फ्लरिश हुआ, और अब तो बड़ा भयंकर चल रहा है। अब तो इंटरनेट दिन में ना चलाए तो रात में नींद नहीं आए, बुरे बुरे डरावने सपने आए। पिछड़ी जाति एवं जनजाति में डाल दिया जाएगा लोगों को अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है। जब इंटरनेट आया, उससे मनी ट्रांजैक्शंस हुए। गूगल ने भी कभी नहीं सोचा था। अमेरिकन आर्मी इंटरनेट सिस्टम को यूज करती थी, और उन्होंने अपना पुराना बेकार इंटरनेट गूगल को दे दिया, और गूगल ने इसको डेवलप कर लिया जो आज आपको इंटरनेट नजर आता है। ये एक्चुअली अमेरिकन आर्मी का कम्युनिकेशन सिस्टम था, जिसको हम इंटरनेट बोलते हैं। वो इससे कम्युनिकेट किया करते थे। व्हेन दे मूव टू द अपग्रेडेड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, तो इस सिस्टम, उनका कॉपीराइट गूगल ने खरीद दिया उनसे। कभी नहीं सोचा था उन लोग ने भी 97-98 में या 2000 में कि ये इंटरनेट पैसे के लेन देन का काम करेगा, ये इंटरनेट क्लासरूम का काम करेगा। तो प्रोडक्टिविटी नेट की बढ़ गई। तो जो आईटी इंडस्ट्री जा रही थी डाउनवर्ड्स, वो इन सब एक्टिविटीज की वजह से अपवर्ड्स होने लग गई। तो एक जमाना था आईटी में सॉफ्टवेयर बेचा जाता था, बट अब सॉफ्टवेयर को एज अ बेसिक टूल इस्तेमाल किया जाता है कि भाई सॉफ्टवेयर तो आप लेंगे ही लेंगे, उसके साथ एप्लीकेशन क्या लेंगे आप। बातें समझ में आई? कंफर्म? तो एक जमाना था जब कंप्यूटर को एज अ ऑफिस मैनेजिंग डिवाइस माना जाता था। Nowadays computer is so called flourished much in its use। वही चीज पैसे के साथ भी हो रही है। तो अगर पैसा होता ही ना, क्या कैपिटल की प्रोडक्टिविटी होती? क्या वो बढ़ता? नॉट एट ऑल। तो ये इसलिए कंटिंजेंट बोला जा रहा है बिकॉज जब पैसा बना तब ऐसी बातों का जिक्र कभी
हुआ ही नहीं और लोगों ने कभी सोचा ही नहीं। अच्छा शूज का एग्जाम्पल ले लीजिए, जब शूज बने कभी पेरेंट्स ने सोचा था कि अप्रैल के महीने में इनकी सेल बढ़ जाएगी? सर कैसे बढ़ जाएगी, नया सेशन स्टार्ट होता है, बिल्कुल, और जिनका नहीं स्टार्ट हुआ उनके लिए बढ़ेगी मार्च में रिजल्ट के बाद। समझ में आया? सोचा क्या था, बेलन बनाने वाले में सिर्फ रोटी बेलने के काम आएगा और बाद में बच्चे को भी सीधा करने के काम आ रहा है। तो जब चीजें बन जाती हैं तब उसके मल्टीपल यूजेस समझ में आते हैं। अंडरस्टैंडिंग और नॉट, सबने लिख दिया? चलिए, एक कहावत सुनी होगी, मेरी बकरी मेरे से ही म्याऊं। बेरर ऑफ ऑप्शन, इसका क्या मतलब होता है? आपके कुछ रिलेटिव्स ऐसे थे जिनके पास बड़े ढेर सारे पैसे थे और वो आपको बड़ी तुच्छ निगाहों से देखते थे। जब उनको पता लगा कि आपने अंबानी और अडानीज का बिजनेस टेक ओवर कर लिया है, जैसे टॉमी पूछ लाता है वो आपके पीछे पूछ लाते हुए घूम रहे हैं। मेरी बातों का आप मतलब समझ चुके होंगे कि अगर आपके पास पैसा है तो लोग आपकी काफी रिस्पेक्ट करेंगे। समझ में आ गई बात? आपको काफी प्रायोरिटी देंगे। मान लीजिए मेरे पास दो लोगों का फोन आया, मुकेश अंबानी जी का और मुन्ना हलवाई का, वेयर आई वुड लाइक टू विजिट फर्स्ट? मुकेश अंबानी। मुन्ना हलवाई के पास बाद में जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो बेरर ऑफ द ऑप्शन का मतलब जिसके पास पैसे होते हैं, परचेजिंग पावर उसी के पास होती है। समझ में आ गया? तो इट्स अ सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट ऑल्सो, ये अलग से ऐड कर लीजिएगा, किताबों में नहीं लिखा है। मेरे को 100 करोड़ का लोन चाहिए, बैंक कह रहा है बिल्कुल दे देंगे, बट एक ऐसा आदमी पकड़ के लाओ। मैंने बैंक से कहा औरत नहीं चलेगी? नहीं नहीं, कोई भी चलेगा, मतलब एक ऐसे पर्सन को लेके आओ जो प्रॉमिस करे कि अगर आप भाग गए हु इज गोइंग टू पे द मनी। मैंने कहा ठीक है, फिर किसी पर्सन को हम पकड़ के ले जाएंगे। पैसा होता ही ना तो मेरे रीपेमेंट की कोई गारंटी देता? एब्सोल्युटली नॉट। समझ गए बच्चों व्हाट आर कंटिंजेंट फंक्शंस? पक्का? चलिए, डन एवरीबॉडी? अब आप कहेंगे सर स्टैटिक और डायनेमिक पढ़ चुके हैं, सिर्फ बताना है। पॉल एनजिग ने ही फंक्शंस को ग्रुप अप कर दिया। मीडियम ऑफ एक्सचेंज बच्चों ने पढ़ा है, मेजर ऑफ वैल्यू पढ़ा है। ये कौन से थे एमएम कैफे वाले फंक्शंस? प्राइमरी। स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट भी पढ़ा है। ये क्या था बच्चों? प्राइमरी और सेकेंडरी को मिला दिया तो यही बन गए स्टैटिक, यही बन गए। सर ऐसा क्यों? भाई ये तो हर जगह रहेंगे, ये हर जगह रहेंगे। व्हाट इट क्लियर? तो जहां पे आपने प्राइमरी और सेकेंडरी कॉपी किया था ना, बड़ा सा सर्कल बना लीजिए और आगे एरो ड्रॉ करके लिख लीजिए स्टैटिक। समझ में आ गई बात? तो स्टैटिक के ही दो टुकड़े हैं, टाइटल्ड एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। हम आप धीरू भाई अंबानी जी को जानते हैं, 100 साल बाद लोग नहीं जानेंगे, लोग सिर्फ मुकेश अंबानी अनिल अंबानी को जानेंगे, या हो सकता है अनिल अंबानी को भी ना जाने। तो आप बोलेंगे एक था टाइगर नहीं, धीरू भाई अंबानी। स्टैटिक, प्राइमरी मुकेश अंबानी, सेकेंडरी अनिल अंबानी। डन ऑल? चलिए, और सर ये डायनेमिक क्या होता है? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ये जो क्रेडिट क्रिएशन ये सब आपने अभी पढ़ा ना कंटिंजेंट में, इसी में जो फंक्शंस हैं, जो पैसा अपनी जरूरत के हिसाब से लोग आपस में लेन देन करते हैं, दे आर कॉल्ड एज डायनेमिक फंक्शंस। तो डायनेमिक फंक्शंस में से अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक ये बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन है कंटिंजेंट वाली कैटेगरी का जो डायनेमिक में जाएगा, बाकी और कोई डायनेमिक फंक्शन मनी का नहीं होता है। अंडरस्टूड दिस चिल्ड्रन? अंडरस्टूड दिस? पक्का? चलिए, तो लोगों को बिल्कुल भी ये डिफिकल्ट नहीं लगा होगा। नेक्स्ट हेडिंग जो लोग अपनी बुक में लिखेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन ऑफ, हेडिंग लिखेंगे मतलब नॉट डेफिनेशन, वेरियस फॉर्म्स ऑफ मनी। आई रिपीट, क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ मनी। चलो अपनी कॉपी के पेज को सेंटर फोल्ड करिए और फिर सेंटर फोल्ड करिए, 4 कॉलम्स बन जाएंगे। प्रिपेयर 4 इक्वल साइज कॉलम्स आफ्टर पुटिंग दिस हेडिंग। आफ्टर पुटिंग दिस हेडिंग अपनी कॉपी में 4 इक्वल साइज कॉलम्स बना लीजिए। फोर इक्वल साइज कॉलम्स।
सुपर क्विकली। पहले कॉलम में लिखेंगे लीगल, दूसरे में फंक्शन या फंक्शनल, पहले में लीगल, दूसरे में ईगल मत लिख दीजिएगा, दूसरे में फंक्शनल। इन द थर्ड वन लिक्विडिटी, और चौथे कॉलम में लिखिएगा स्कोप। चौथे कॉलम में लिखिएगा स्कोप। वेरी क्विकली अपडेट दिस क्विकली चिल्ड्रन। तो लीगल डेफिनेशन आपको नजर आ रही होंगी। दे आर 4 इन नंबर चिल्ड्रन। लिखिएगा मत, ये हमारा अगला लेक्चर होगा। सबसे पहले आपको लिखा हुआ मिलेगा लीगल टेंडर, जिसके सो कॉल्ड 2 वेरिएंट्स हैं, लिमिटेड एंड अनलिमिटेड, और तीसरा मिलेगा नॉन लीगल टेंडर। मान लीजिए आपके पापा ने 1,50,00,000 का एक प्रॉपर्टी परचेज किया, लैंड या अपार्टमेंट, और आपको बोला कि उनके बिहाफ पे जाओ पैसे दे आओ। तुमने एक ट्रक खरीदा, 2-2 रुपए के सिक्के भरे और उनको जाके दे आए, और अंकल से बोला इसके अंदर चिल्लड़ा गिन लीजिएगा, 2-3 दिन में बता दीजिएगा। विल दैट पर्सन एक्सेप्ट दैट मनी चिल्ड्रन? नो, डंडा मारेगा आपको खींच के, क्या बेवकूफी मजाक कर रहे हो, क्यों, ये पैसा नहीं है क्या, इतना मेहनत लगता है इसको कमाने में, और हम तो कहते मंदिर सामने बैठे थे एक्सचेंज करके लाए इसको। आप एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही कॉइन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओवर एंड अबव दैट सामने वाला ले ले तो बहुत अच्छा, बट अगर वो डिनाई कर दे तो आप कंपेल नहीं कर सकते। अब सर ये लिमिट कितनी है? तो ये लिमिट चेंज होती रहती है, और अब तो 50 पैसे 25 पैसे के कॉइन्स चलते भी नहीं है। तो इट इज सेड कि 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए के जो कॉइन्स हैं 10 रुपए के, ये लगभग 200-400 तक के पेमेंट में तो चलेगा। अब आपने किसी को 10,000 रुपए का पेमेंट करना है, और आप उसको 100-100 रुपए के नोट दे रहे हो, और वो पर्सन मना कर देता है, आप उसको कोर्ट में स्यू कर सकते हैं, वो उसको मना नहीं कर सकता। हाँ, किसी को 10,000 रुपए का नोट दे, सॉरी 10,000 रुपए देने हैं, आप 1-1 रुपए के सिक्के पकड़ाया है, डेफिनेटली वो डिनाई कर सकता है। तो यहां पे सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, टेंडर शब्द का मतलब क्या होता है। द वर्ड टेंडर मीन्स ऑफर। ये शब्द पहली बार सुना होगा लोगों ने, रट तो सबने लिया है। टेंडर शब्द का मतलब होता है ऑफर। लीगल का मतलब कंट्री का कानून जिस चीज की इजाजत देता है। तो आपने मोदी जी की स्पीच सुनी होगी, 17 नवंबर था कि 14 नवंबर, 8 नवंबर, क्या डेट था जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था? 8 नवंबर 2016। क्या बोला था मित्रों, भाइयों बहनों, आज रात 8 बजे से, ये मैंने उनको डायलॉग दिया था तभी आवाज मिल रही है, 500 रुपए और 1,000 के जो पुराने नोट हैं वो चलने बंद हो जाएंगे। उन्होंने उसको क्या डिक्लेयर कर दिया? नॉन लीगल टेंडर। लीगल टेंडर मतलब लीगली आप ऑफर कर सकते हैं, नॉन लीगल टेंडर मतलब लीगली ऑफर नहीं कर सकते। अगर किसी के पास अभी भी वो नोट पड़े हो, अभी भी वो नोट पड़े हो, तो बेसन में उसको धल के पकौड़ी बना के खा जाइएगा, वो अब नहीं चलेगा बाजार में। समझ में आ गई बात? तो दे आर कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? नॉन लीगल टेंडर मनी। सर यहाँ लिखा ऑप्शनल, हाँ कोई बेवकूफ बाजार में मिल जाए, लाओ 10,000 2,000 में एक्सचेंज कर लो, ले लीजिएगा। आपके लिए तो कागज की रद्दी ही है ना, बेसिकली आपके लिए तो कागज की रद्दी ही है ना। समझ में आई बात कि नहीं? तो किसी के घर में अगर हो तो हाथ उठा दीजिए। लॉजिक समझ में आ गया? चलिए, लिमिटेड लीगल टेंडर क्या होता है? एक लिमिट तक आप मना नहीं कर सकते। तो आपने किसी को 5 रुपए देने हैं, आपने 1-1 रुपए के 5 कॉइन दे दिया, हमने लेंगे, हमको नोट 2 लाख, आप उसको स्यू कर सकते हैं कोर्ट में। समझ में आ गई बात? तो लिमिटेड लीगल मतलब एक लिमिट तक ही वो लेने के लिए लायबल या एंटाइटल्ड है, उसके ऊपर वो डिनाई कर सकता है। अनलिमिटेड किसी भी अमाउंट तक उसको पैसा लेना पड़ेगा, वो मना नहीं कर सकता। तो इफ यू आर सपोज टू गिव 25,000 रुपीज टू मी, और आप 500-500 की और 2,000 की नोट ले आए, मैं लूंगा इतना पैसा, मेरे को चेक दे दो, आप मेरे को स्यू कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या था? ऑफर शब्द समझ लेंगे तो सब समझ लेंगे। अंडरस्टूड दिस? चलिए, तो इन चारों को हम अगली क्लास में रीस्टार्ट करेंगे।
कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, अच्छा लगा हो तो अंगूठा दिखा दीजिएगा जब यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा।